हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, इजारेदारी प्रथा, इसे फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। किसने आरंभ की? वारेन हेस्टिंग 1772 में। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। किसे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? फिलिप फ्रांसिस, फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की? 1790 में। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था? कॉर्नवालिस के। अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 को। अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किए गए थे? जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम क्या थे? इस्मतदारी, इस्मतरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी। चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खितिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। इसका मुख्य कारण क्या था? जमींदारों को भू क्षेत्र निर्धारित न होना। सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय है? अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती है। 1794 में आया था। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। अलेक्जेंडर रीड 1793 में, टॉमस मुनरो 1809-1820 में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंध से? रैयतवाड़ी से। ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी? पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, यह व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था, भारत में तालुकदारी, जिसे महालवाड़ी भी कहते हैं, पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? हार्ट मैकेंजी 1819-1822 में लागू हुआ।
महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सत्य है। यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में लागू किया गया था। भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंध थे, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी को-शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। तालुकेदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? अवश्य था। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाली किराएदार अधिनियम कब परिभाषित किया था? 1885 में सॉरी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावी व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? व्यक्तिगत कृषक, जमींदार तथा कृषक समुदाय तथा ग्राम समुदाय के। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भू धारक संपत्ति एक अधिक व्यापक एक दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? हार्ट मैकेंजी। औद्योगिकरण के संदर्भ में सही तथ्य है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? जुलाहों पर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? कलकत्ता अधिनियम 1896 में। भूमि व्यवस्था और उसके प्रवर्तक। भूमि व्यवस्था और उसके प्रवर्तक। इजारादारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग प्रवर्तक थे। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक टॉमस मुनरो थे। महालवाड़ी बंदोबस्त लॉर्ड मैकेंजी थे। बम्बई रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक थे एल्फिंस्टन थे। बनारस का अस्थाई बंदोबस्त के प्रवर्तक थे जोनाथन डक्कन थे। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थे? उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है।
दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत, इसे इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी, की सही परिभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटिश को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाद सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? सैयद अहमद खान। कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? अधिक धनी वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तहजीर दिया जाना। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी निधियां होम चार्जेस का संगठन थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किसमें किया गया था? रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा में और नौपरिवहन में। वर्ष 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? बम्बई में। बम्बई स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी 1853 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काओसजी नानाभाई द्वारा। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? निर्यात अधिशेष 1760 से 1947 तक शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? यूरोपीय के द्वारा। अठारहवीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख वस्तुएं स्टेपलर कमोडिटीज क्या थी? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग को पतन के उत्तरदायी कारण क्या थे? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रिचर्ड स्ट्रेजी ने। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? टी.एच. हॉलैंड। 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? मदन मोहन मालवीय।